के अप्रोच के साथ अगर एक सीक्वेंस बना के ख़त्म किया जाए पूरे चीज़ को, एक भी चीज़ ना छोड़ा जाए किसी भी हालत में, और वो पूरे कंप्लीट किया जाए सब्जेक्ट को, वहाँ से वीडियो आप उठा कर देखते हैं और पूरा कंप्लीट करते हैं एक सब्जेक्ट को वीडियो से, और फिर बुक पे आते हैं, तो उसका असर अलग होता है। उसका वो अप्रोच एक अलग होता है, ना कि यहाँ वहाँ से यहाँ वहाँ से कहीं कहीं से वीडियो उठा कर देख लेना। यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियो पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि एक क्रम और विस्तार और समझाने का जो एक तरीका है, वो अगर पूरा खुल के जो पेड कोर्स में भी चल रहा है उससे बेहतर तरीका से यूट्यूब पे फ्री ऑफ कंटेंट देने की कोशिश शायद अभी तक नहीं की गई है। और वो हमारी मेन मकसद है, मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरा ख़त्म किया जाए चीज़ों को। तो इसीलिए टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा, लेकिन आपको पढ़ने में और वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर 2-2 घंटा का डेली का टारगेट बनाते हैं वीडियो का, तो 1 या 1.5 महीने में पूरे एक सब्जेक्ट का क्लियर हो जाएगा। साथ में मतलब 2 घंटा का, सिर्फ 2 घंटा, बाकी आपका टाइम जो बचता है बुक पे जाइए, पढ़िए, मॉक टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करके आप चेक कर सकते हैं क्या होने वाला है। तो हमारा एक ही टारगेट है कि ये जो हम वीडियो डाल रहे हैं, एक होता है, हम लोग बचपन में बोलते थे, बुक जब लाते थे नया नया तो उस पर जिल्द लगाते थे, एक जिल्द होता था उसको बोलते थे, उस जिल्द को हम नहीं लगाते थे, और कुछ बच्चे और नहीं लगाते थे। तो बोलते थे हम लोग कि हम लोग जिल्द उतार कर पढ़ने वाले लड़के हैं। जिल्द पूरा उतार कर पढ़ने वाले लड़के हमें भी पसंद है और हम भी थे। तो जिल्द उतार कर पढ़ाई किया जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। चलिए, प्रशासन से हम लोग देख रहे थे, मौज प्रशासन का पिछला वीडियो में थोड़ा सा देखे थे, अर्थशास्त्र में किस किस अधिकारियों का नाम का वर्णन मिलता है, मंत्री के बारे में थोड़ा सा समझे थे। अर्थशास्त्र में एक चीज जान लेते हैं कि चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है मौर्य प्रशासन का वर्णन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो उसमें 2-3 वर्णन दिया गया। पहला तो दिया है मंत्री को लेकर, दूसरा अध्यक्ष को लेकर। तो एक चीज जान लेते हैं कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो भी बृहद प्रशासन था मौर्य प्रशासन का, उसमें जो भी अधिकारी या पदाधिकारी होते थे प्रशासन को संचालन करने से संबंधित, उसमें सभी अधिकारियों को अमात्य बोला जाता था। आपको बता ही चुके हैं, बार बार बता चुके हैं, अमात्य बोला जाता था। जितने भी अधिकारी थे सबको अमात्य बोला जाता था। लेकिन उन अमात्यों में से ही छांट कर या उपधा परीक्षण एग्जाम के थ्रू एक तरह से परीक्षा लेकर कुछ कुछ अलग अलग विभागों में डाला जाता था। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि 3 श्रेणी होते थे। मुख्य रूप से माना जाता है कि अमात्य उपधा परीक्षण के बाद 3 श्रेणी बनाया जाता है अमात्यों का। तो उसमें 3 श्रेणी में मुख्य रूप से एक में मंत्रीन था। एक मंत्री, मंत्रीन का मतलब कि मंत्री परिषद के अंतर्गत ही रहते थे वो। जैसे कि मंत्री परिषद आज के टाइम में, और मंत्रिमंडल आप समझ लीजिए कि मंत्री परिषद होता है, एक मैं ड्रॉ से समझा देते हैं। ये मंत्री परिषद हो गया, इसमें 40 अगर मंत्री है तो ये मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट जिसको बोला जाता है। खास खास विभागों का जो मंत्री होते हैं ये कैबिनेट में होते हैं। कैबिनेट में बहुत कम ही होते हैं, और मान लो मंत्री परिषद ये इतना बड़ा है तो मंत्री का समूह छोटा होगा। इसी तरह से उस समय में मंत्री परिषद होता था, और मंत्री परिषद के अंदर में जो मुख्य मुख्य मंत्री होते थे उनको मंत्री बोला जाता था, जो राजा के बहुत ही ज्यादा नजदीक में रहते थे। तो प्रथम श्रेणी के हो गए। 1 नंबर में, प्रथम श्रेणी में मतलब 1 नंबर में मंत्री आते थे, ठीक है, मंत्री, सॉरी, मंत्री, मंत्री, ठीक है। 2 नंबर में आते थे मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, और 3 नंबर में आते थे अध्यक्ष, विभागों के अध्यक्ष। तो आपको एक चीज बता दे रहे हैं, ये दोनों सेपरेट नहीं थे, ये दोनों सेपरेट नहीं थे, अलग अलग नहीं थे। इन्हीं में से कुछ मंत्रियों को मंत्री बोला जाता था। ये मंत्री परिषद के भी अंतर्गत आते थे, जैसे कि मंत्री परिषद है मंत्रिमंडल, ये समझ लीजिए आप। तो ये मंत्री होते थे, प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी होते थे उनको मंत्री, अमात्य होते थे उनको मंत्री बोला जाता था। द्वितीय श्रेणी के मंत्री परिषद और तृतीय श्रेणी के अध्यक्ष बोले जाते थे। तो अध्यक्ष अलग थे, अध्यक्ष जो थे वो विभागों के अध्यक्ष होते थे।
जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मंत्रिमंडल अलग अलग हो गया, मंत्रिपरिषद अलग हो गया, और सेक्रेटेरिएट सचिवालय अलग हो गया, जो कि मतलब एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को, जिनको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। उसी तरह से अध्यक्ष अलग अलग विभागों के, बहुत सारे विभागों के अध्यक्ष बनाए गए थे। उसका भी चर्चा अर्थशास्त्र से मिलता है हमको। अर्थशास्त्र में हम बताए थे कि 15 अधिकरण थे, 15 अधिकरण में अर्थशास्त्र बटा हुआ था। तो द्वितीय अधिकरण जो था उसका, उसमें 26 प्रकार के अध्यक्षों का वर्णन है। इसी वजह से द्वितीय अधिकरण जो है अर्थशास्त्र को बोला जाता है, अर्थशास्त्र के द्वितीय अधिकरण को बोला जाता है अध्यक्ष प्रचार। अध्यक्ष प्रचार उस अधिकरण का नाम ही है, और उसमें 26 प्रकार के अध्यक्षों का वर्णन मिलता है। यही लिखे हैं हम, अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में, अधिकरण या अध्याय में 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते थे और मंत्रियों के निरीक्षण में ही काम करते थे, जैसे कि आज भी होता है। उस विभाग के मंत्री भी होते हैं और उस विभाग के सचिव भी होते हैं, यही होता है, यही चलता है आज भी। उस समय भी ऐसा ही था, ठीक है। इनको लेकिन उस समय मजिस्ट्रेट बोला जाता था, मजिस्ट्रेट बोला जाता था, दिखाई दे रहा होगा, मजिस्ट्रेट बोला जाता था उस समय में अध्यक्षों को। जैसे कि मुख्य रूप से कौन कौन अध्यक्ष है, जैसे पानाध्यक्ष था, सीताध्यक्ष था, यह भूमि का अध्यक्ष होता था, अक्षपटलाध्यक्ष था, मुद्राध्यक्ष था, शुल्काध्यक्ष था। इस तरह से विभिन्न तरह के अध्यक्षों का वर्णन हमें अध्यक्ष प्रचार से मिलता है। ये आप लोग देख लेंगे, थोड़ा सा एक बार लिस्ट उठाकर चेक कर लीजिएगा कि किस किस विभाग के कौन कौन अध्यक्ष मुख्य रूप से रहे थे। ये आप एक बार थोड़ा सा देख लेंगे निकाल कर कहीं से, गूगल से या किसी बुक से, इस अध्यक्ष के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कहीं से बनाया जा सकता है कि अक्षपटलाध्यक्ष को किस विभाग की जिम्मेवारी मिली थी मौर्य साम्राज्य में, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। प्रांतीय प्रशासन जो है, प्रांतीय प्रशासन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रशासन किस तरह से इकाइयों में बटा था या खंड में किए गए थे। जैसे कि आज के समय में सेंटर होते हैं, स्टेट होते हैं, स्टेट के अंडर में फिर स्थानीय निकाय आ जाते हैं। स्थानीय 3 स्तरों पे अभी होता है, और जो प्रशासन होता है उस तरह से उस समय भी इकाई बांटे गए थे। तो केंद्र के स्तर पे तो होता था, केंद्र के स्तर पे राजा के द्वारा संचालित किया जाता था। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का केंद्र बिंदु या मुख्य शक्ति राजा होता था केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत, और उसके अंतर्गत अधिकारी जो मंत्रिपरिषद या अध्यक्ष काम करते थे। लेकिन दूसरा होता था कि प्रांत में भी प्रशासन, प्रांतों में भी मौर्य प्रशासन को, पूरे मौर्य साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। ये भारतवर्ष में जितने भी जगह पे मौर्यों का शासन था उसको प्रांतों में बांटा गया था। इसी वजह से इसको प्रांतीय प्रशासन के रूप में पढ़ने को मिलता है। केंद्र जो है प्रांतों में बटा था। प्रांतों का प्रशासन सामान्यतः राजवंश के राजकुमार के पास होता था। राजकुमार जो होते थे, मतलब राजवंश से संबंधित जो राजकुमार होते थे या उत्तराधिकारी होते थे, उन्हीं को प्रांतों का प्रमुख बनाया जाता था या प्रशासन दिया जाता था। इस वजह से, और देख लेते हैं कि अशोक, नेक्स्ट में देख लेते हैं अशोक के समय में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अशोक के समय में उसके अभिलेखों से 5 प्रांतों, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत 5 प्रांतों को का वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है। और प्रांतों को प्रांत नहीं बोला जाता था उस समय में, याद रखिएगा। प्रांतों को चक्र बोला जाता था, चक्र बोला जाता था। और कौन कौन प्रांत थे ये देख लेते हैं। अशोक के समय में ये मुख्य हो जाता है, 5 प्रांतों का वर्णन अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। प्रांत कौन कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है। प्रांत उत्तरापथ पहला एक उत्तरापथ प्रांत था, उत्तरापथ दिखाई दे रहा होगा। दूसरा दक्षिणापथ, तीसरा अवंती राष्ट्र, चौथा प्रासी, 5वां कलिंग। ये 5 प्रांत जाने जाते थे अशोक के समय में। और ये प्रांतों की राजधानी भी होती थी। जिस तरह से केंद्र में प्रशासन होता था उसी तरह से मंत्रिपरिषद प्रांत में भी होते थे, और उसी तरह से सेम चीजें चलती थी। उसका राजधानी जो होता था, उत्तरापथ का तक्षशिला था। तक्षशिला जानते ही हैं, महाजनपद काल में गांधार की राजधानी हुआ करती थी।
और दक्षिणापथ, एक दक्षिणापथ भी एक प्रांत था मौर्यों का, जिसका राजधानी सुवर्णगिरी था। ये सुवर्णगिरी कर्नाटक में ही है, कर्नाटक में। कर्नाटक में आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटक, कर्नाटक स्टेट में एक जिला है, वहाँ पे अवस्थित है सुवर्णगिरी। ये दक्षिणापथ प्रांत का राजधानी था। अवंती था, अवंती तो जानते ही होंगे, अवंती तो महाजनपद भी रहा है। तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, भारत के मध्य भाग में। एक मिनट आपको समझा देते हैं। ये हो गया, ये ठीक, यहाँ जी ये हो गया इंडिया या भारत। तो यहाँ अवंती बीच में था, उत्तरापथ यहाँ हो जाता है, दक्षिणापथ यहाँ हो जाता है, अवंती यहाँ होगा, और फिर प्रासी यहाँ होता है, प्रासी या पाटलिपुत्र। यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा होगा ना। प्रासी की राजधानी जो है पाटलिपुत्र था, एक केंद्रीय प्रशासन भी था। पाटलिपुत्र पूरे मौर्यों का राजधानी ही था। कलिंग जो था, कलिंग यहाँ था, यहाँ कलिंग उड़ीसा का क्षेत्र, कलिंग, इसका राजधानी तोसली था। तो 5 प्रांत आते थे, उत्तरापथ, तक्षशिला राजधानी, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती का उज्जैनी, प्रासी का पाटलिपुत्र, कलिंग का तोसली। ये भारत का मैप में समझ सकते हैं। ये हो गया आपको उत्तरापथ, ये दक्षिणापथ, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जो अवंती राज्य था, इसकी राजधानी प्रासी थी। और यहाँ प्रासी इसको बोला जाता था, जिसका राजधानी पाटलिपुत्र था। और ये था एक कलिंग का जो क्षेत्र था, इसको कलिंग ही नाम से प्रांत था इसका मौर्यों में, जिसका राजधानी तोसली था, तोसली, याद रखिएगा तोसली। ये भी एक जगह है उड़ीसा में अभी भी। ठीक है, ये 5 प्रांत समझ गए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रांत जो थे। फिर प्रांतों को भी कई इकाइयों में बांटा गया था, जैसे कि अभी के समय में, जैसे कि आप जिला में बांटा गया है। उसी जिला से पहले कमिश्नरी में बांटा जाता है। किसी भी स्टेट को, अगर प्रांत को प्रशासनिक इकाई में देखा जाए, तो पहला एक होता है स्टेट, दूसरा होता है कमिश्नरी का लेवल, जिसमें 2 4 5 जिले आते हैं, जिसको मंडल बोला जाता है, अभी भी है प्रमंडल जिसको भी बोला जाता है। तो अभी 9 प्रमंडल जैसे कि बिहार में है। तो उसी तरह से उस समय में भी मंडल में विभाजित किए गए थे प्रांत को। जैसे तोसली जो था, तोसली कलिंग का राजधानी जो था, इसके अंतर्गत कलिंग में जो तोसली था, उसके अंतर्गत एक समापा मंडल था। जैसे कि पाटलिपुत्र जो प्रासी की राजधानी था, उसके अंतर्गत में कौशाम्बी एक मंडल था। तो मंडल में भी प्रशासन को विभाजित किया गया था, यह याद रखिएगा। और एक चीज और, यहाँ मंडल का जो अधिकारी होता था, मंडल का जो अधिकारी होता था, उसको महामात्य बोला जाता था, प्रमुख अधिकारी। जैसे कि कमिश्नरी लेवल पर भी कमिश्नर होते हैं, उसी तरह से महामात्य उस समय में बोला जाता था मंडल स्तर के अधिकारी को मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, मंडल फिर जिलों में विभक्त था, जिसमें अभी कमिश्नरी जैसे कि जिलों में विभक्त होता है, जिलों में विभक्त था मंडल, जिसको विषय बोला जाता था। ये याद रखिएगा, नहीं ना कि जिला बोला जाता था। मंडल तो यहाँ बोला जाता था, ठीक है, अभी जो कमिश्नरी का लेवल है उस समय। और जिला का जो स्तर था उस समय, वो विषय या आहार बोला जाता था। जिला का जो स्तर था, विषय या आहार बोला जाता था, कहा जाता था। और इसके अधिकारी को विषयपति बोला जाता था। ये प्रमुख मुख्य हो जाता है कि विषय का अधिकारी कौन था। मौर्य प्रशासन में पूछ देगा तो विषयपति, ये तो सेम टू सेम नाम है, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन स्तर पता होना चाहिए कि विषय था क्या। मंडल जिला स्तर का एक इकाई था, प्रशासनिक इकाई था, जिसको विषय या आहार बोला जाता था। उसके प्रमुख अधिकारी को विषयपति बोला जाता था। ठीक है, ये प्रांत फिर मंडल में, मंडल जिला में या विषय में। और विषय जो थे वो फिर कुछ छोटे छोटे इकाइयों में बांटे गए थे। जैसे कि, एक मिनट, जैसे कि प्रांत मंडल में, प्रांत मंडल में और मंडल जिला में, और जिला फिर
कुछ ग्राम के समूहों में बांटे गए थे, जिसको 800 ग्राम का एक समूह होता था, जिसको बोला जाता था 800 ग्राम के समूह को बोला जाता था स्थानीय। ठीक है, ये प्रमुख हो जाता था। मतलब एक जिला हो गया, जिले के अंतर्गत 800 ग्राम के 2-3 समूह थे, इसको स्थानीय बोला जाता था। इकाई का नाम स्थानीय था और उसके प्रमुख को स्थानिक बोला जाता था। याद रखिएगा, एक स्थानीय इकाई भी था, प्रशासनिक इकाई था मौर्य के समय में, और उसका मुखिया को स्थानिक बोला जाता था, जो कि 800 ग्राम के समूह का एक इकाई होता था। ठीक है, उसके नीचे में एक 400 ग्राम का समूह होता था, जिसको द्रोणमुख बोला जाता था। इसके अधिकारी के या प्रमुख के नाम के बारे में अभी चर्चा नहीं मिलता है। और 200 ग्रामों का एक समूह होता था, जिसको खाड़वाटिक बोला जाता था। खाड़वाटिक याद रखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये दोनों। और ग्राम उसके सबसे नीचे में नहीं, बीच में, सॉरी, द्रोणमुख, खाड़वाटिक, द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह, 200 ग्रामों का समूह खाड़वाटिक। ये एक बार याद रखिएगा, बस ऐसे ही, यहाँ से नहीं आएगा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ 10 या 15 गांव के समूह एक होते थे, समूह इसके नीचे में समूह 10 या 15 गांवों के समूह होते थे। ये मुख्य हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसको संग्रहण बोला जाता था, संग्रहण। ये इस इकाई को संग्रहण, 10 या 15 ग्रामों के समूह को संग्रहण बोला जाता था। और इसका जो प्रमुख होता था ये गोप होता था, और ये बहुत ही मुख्य अधिकारी के रूप में जाना जाता था। गोप 10-15 गांव का समूह का प्रमुख होता था गोप। और सबसे निचला इकाई जो था, प्रशासनिक इकाई मौर्य के समय में, वो ग्राम था, गांव था। सबसे छोटा इकाई जिसका प्रमुख है उसको ग्रामनी बोला जाता था। ठीक है, और ये जैसे कि गोप और ये हो गए स्थानिक हो गए, ये गोप और स्थानिक 800 ग्रामों का समूह स्थानीय बोला जाता था और स्थानिक प्रमुख होते थे। और गोप जो था 10-15 गांव के समूह को प्रमुख को बोला जाता था। तो ये 10-15 गांव के समूह का प्रमुख जो होता था, ये कर या राजस्व इकट्ठा करता था विभिन्न गांवों से। और एक स्थानिक के अंदर में 10-15 गोप होते थे, और वो गोप इकट्ठा करके राजस्व जो है इसके पास भेजते थे। और राजस्व जो का हिसाब किताब जो था, लिखने का काम जो था, वो स्थानिक करता था। तो जिले के अंतर्गत में 2 प्रमुख अधिकारी हो जाते थे, एक स्थानिक और दूसरा गोप। गोप राजस्व इकट्ठा करता था और स्थानिक हिसाब किताब रखता था। इतना याद रखिएगा। तो यही मुख्य रूप से मौर्यों का प्रशासन का इकाई रहा है। पालक केंद्र, उसका दूसरा प्रांत, 5 प्रांत बताए गए हैं, ये देख लिए। प्रांतों के अंतर्गत में मंडल थे, और मंडल जिलों में विभक्त थे, जिसको विषय आहार बोला जाता था, और विषयपति उसके प्रमुख को बोला जाता था। उसके नीचे में 800 ग्रामों का एक समूह बनाया गया था, जिसको स्थानीय बोला गया था। उसके प्रमुख को स्थानिक बोला गया था। 400 ग्रामों के समूह को द्रोणमुख, 200 ग्रामों के समूह को खाड़वाटिक। ये दोनों बीच में महत्वपूर्ण नहीं है। और उसके बाद एक आता था 10-15 ग्रामों के समूह को संग्रहण बोला जाता था, और उसके अधिकारी को गोप बोला जाता था। और ये दोनों मुख्य अधिकारी हो जाते थे जिले के अंतर्गत। और सबसे नीचे में ग्राम प्रशासनिक इकाई माना जाता था, और उसके प्रमुख को ग्रामनी बोला जाता था। यही 2-3 बातें, 5 बातें याद रखना है आपको, इससे ज्यादा नहीं जानना है। केंद्र प्रशासन यहाँ देख लेते हैं फिगर के रूप में। केंद्र, प्रांत, मंडल, विषय, स्थानीय, द्रोणमुख, खाड़वाटिक, संग्रहण और ग्राम। यही थे मुख्य रूप से क्रम थे जो प्रशासनिक इकाई के होते थे। प्रांत कुमार या आर्यपुत्र बोला जाता था प्रमुख को, कुमार या आर्यपुत्र। मंडल के प्रतिष्ठा प्रादेशिक बोला जाता था। यहाँ मंडल में बताएं महामात्य, और कुछ जगह प्रतिष्ठा या प्रादेशिक भी बोला जाता था मंडल के अधिकारी को। इसको आज के समय में कमिश्नर समझ सकते हैं। और तीसरा होता था विषय। विषयपति के अंतर्गत, स्थानिक के अंतर्गत। द्रोणमुख के अधिकारी को नहीं जानना है, खाड़वाटिक को भी नहीं। संग्रहण जो 10 या 15 गांव के समूह होते थे उनको गोप, और ग्राम के अधिकारी को ग्रामनी बोला जाता था। यही मुख्य रूप से मौर्य प्रशासन के
प्रशासन के इकाई के भाग थे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं मेगास्थनीज भी कुछ चर्चा किए हैं अपने इंडिका में। उन्होंने जो लिखा है, मेगास्थनीज ने के इंडिका से नगर प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्र जो था, पाटलिपुत्र मुख्य नगर जो था केंद्र स्तर पे, उसके राजधानी था पूरे मौर्ज को, तो उसके नगर पाटलिपुत्र नगर का भी वर्णन किया गया है मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका में। उसमें बोला गया है कि पाटलिपुत्र नगर का जो अधिकारी, मुख्य अधिकारी होता था, उसको नागरक बोला जाता था। मुख्य अधिकारी, प्रमुख अधिकारी होता था। इसका काम देख रेख करना, नगर का साफ सफाई करवाना, ये सब विभिन्न तरह के काम में होते थे। और विभिन्न समितियों जो द्वारा नगर का प्रशासन किया जाता था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र नहीं बोला है, पोलिब्रोथा बोला है, ये याद रखिएगा, पोलिब्रोथा बोला है, पाटलिपुत्र नहीं बोला है। उसके नगर के प्रशासन के बारे में जानकारी दिया है कि 30 सदस्यों के समूह द्वारा संचालित होता था। 30 सदस्य का समूह होता था, उसके द्वारा पूरे नगर के प्रशासन को संचालित किया जाता था, जो कि 6 समितियों में विभाजित था और 30 सदस्य थे। चूंकि इस वजह से प्रत्येक समिति में 5 सदस्य बराबर बराबर के किए गए थे और अलग अलग विभागों के समिति बनाए गए थे। अलग अलग समिति बनाए गए थे नगर प्रशासन से संबंधित, जैसे कि शिल्प कला समिति था, शिल्प कला समिति, विदेश समिति था, जनसंख्या समिति था, उद्योग व्यापार समिति था, वस्तु निरीक्षक, कर निरीक्षक, ये 6 समिति था जिससे नगर प्रशासन किया जाता था। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और टोटल 30 सदस्य, 6 5 30 सदस्य होते थे। यही जानकारी मिलता है इंडिका से, मुख्य रूप से मेगास्थनीज के। नगर प्रशासन के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है मौर्ज प्रशासन में, तो मेगास्थनीज के इंडिका से। ये याद रखिएगा, पूछ देगा कि नगर प्रशासन के बारे में जानकारी मौर्ज के समय में कहाँ से प्राप्त होती है, तो मेगास्थनीज के इंडिका से प्राप्त होती है। प्रमुख अधिकारी के रूप में तो पहले देख चुके हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे। अमात्य आप जानते ही हैं कि टोटल अधिकारी, सब अधिकारी को अमात्य बोला जाता था। आग्रामात्य भी जो मुख्य अधिकारी होते थे, अमात्य में मुख्य अमात्य होते थे, उनको आग्रामात्य। महामात्य तो मंडल कमिश्नर लेवल के अधिकारी होते थे। प्रदेष्टा तो बता ही दिए थे आपको, फौजदारी या कंटक शोधन न्यायालय के ये न्यायाधीश होता था। दूसरा एस्ट्रोनोमी, एस्ट्रोनोमी एक जान लीजिए आप यहाँ पे, एस्ट्रोनोमोई जो था, ये मेगास्थनीज ने जो भी नगर प्रशासन, पाटलिपुत्र नगर प्रशासन से संबंधित जितने भी अधिकारी होते थे, ये 30 सदस्य हो गए, उनको सबको एस्ट्रोनोमोई बोला है। ये एस्ट्रोनोमोई बोला है, ये याद रखिएगा। नागरक था, नगर का प्रमुख अधिकारी था। गोप था, संग्रहण का अधिकारी, जो 10 या 15 गांवों का समूह होता था। व्यवहारिक जो था, यहाँ ये न्यायालय का न्यायाधीश होता था फौजदारी, और ये दीवानी न्यायालय का प्रमुख होता था। ठीक है, उसके बाद में मौर्ज काल में गुप्तचरों को गुड पुरुष कहा गया। गुप्तचर व्यवस्था भी मौर्ज काल में बहुत ही प्रचलित था। गुप्तचरों को गुड पुरुष, ये याद रखिए, गुड पुरुष बोला गया है, गुप्तचर नहीं बोला गया, गुड पुरुष कहा गया जाता है। और अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचर के बारे में चर्चा मिलती है। एक बताया गया है कि संस्था नाम का एक गुप्तचर होते थे, जो कि संस्थागत तौर पे संगठित होकर, मतलब संगठित होकर संस्था बनाकर गुप्तचर का काम किया करते थे। और संचार एक दूसरे प्रकार के गुप्त पुरुष होते थे, जो बताया गया है कि घूम कर या भ्रमण करके ये गुप्तचर का काम किया करते थे। इसमें भी 5 प्रकार के संस्था के अंतर्गत भी 5 प्रकार के गुप्तचरों की चर्चा मिलती है, और संचार में 4 प्रकार के गुप्तचरों की चर्चा मिलती है। तो 2 प्रकार के मौर्ज प्रशासन के अंतर्गत गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन मिलता है। एक संस्था जो कि संस्थागत संगठित होकर काम किया करते थे, और दूसरा संचार जो कि घूम कर गुप्तचर का काम किया करते थे। और न्याय प्रशासन थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले बता ही चुके हैं। न्याय प्रशासन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
न्याय प्रशासन मौर्य साम्राज्य में जैसे कि प्रांत जिस इकाई में, प्रशासनिक इकाई में पूरे मौर्य साम्राज्य को बांटा गया था, उसी स्तर पे न्यायालय की भी व्यवस्था की गई थी। ग्राम के स्तर पे सबसे निचला छोटा न्यायालय, सबसे निचला स्तर का जो न्यायालय होता था वो ग्राम स्तर का न्यायालय होता था। उसके बाद फिर आप संग्रहण के स्तर पे, संग्रहण जो उसका उसके ऊपर का जो प्रशासनिक इकाई था वहाँ भी न्यायालय था। उसके बाद खारवाटिक होता था। उसके बाद फिर यहाँ दोमुख होता था, और स्थानीय होता था, विषय होता था, मंडल होता था, प्रांत होता था, केंद्र होता था। तो ये सभी स्तर पे न्यायालय की भी व्यवस्था की गई थी अलग अलग, ये आप ध्यान दीजिए। ग्राम के स्तर पे भी था, और यहाँ तक फिर सभी जगह अलग अलग न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। और ये सभी न्यायालय में दो प्रकार के न्यायालय थे, एक धर्मस्थीय न्यायालय और एक कंटक शोधन। कंटक शोधन तो बता ही दिए हैं आपको कि ये फौजदारी न्यायालय था, और धर्मस्थीय दीवानी मामला देखता था, ये आपको बता ही दिए हैं। और दो प्रकार, ग्राम और राजा के स्तर पे जो न्यायालय था, मुख्य राजा प्रमुख न्याय का अधिकारी होता था। ग्राम और राजा के स्तर पे एक ही न्यायालय होता था, बाकी बीच में जितने भी प्रशासनिक न्यायालय थे या न्यायालय जो थे, वहाँ दो प्रकार के न्यायालय का वर्णन मिलता है, एक धर्मस्थीय, एक कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश को धर्मस्थ बोला जाता था, और कंटक शोधन को प्रतिष्ठा बोला जाता था। और एक फौजदारी न्यायालय और एक दीवानी न्यायालय से संबंधित था। यह न्याय प्रशासन से था। नेक्स्ट वीडियो में छोटा ही वीडियो बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में पूरा खत्म करेंगे। और अच्छे से एक बार समझ जाइए। यह प्रशासन जब तक नहीं समझिएगा तब तक एक क्रम नहीं बनता है हिस्ट्री में, और क्रम नहीं बनता है तो आप चीज़ें को रटना पड़ता है, और चीज़ रटने वाली एक भी है ही नहीं। आपको लग रहा है कि कहीं भी रटने वाली चीज़ है, ये एक रिदम है। जैसे कि एक सॉन्ग होता है, गाना गाया जाता है, या फिर आप चल रहे हैं, तैर रहे हैं, या ऑफिस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसी तरह से एक रिदम है। ये रिदम को पकड़ना होता है, ना कि रटना होता है। रटने का मतलब तो वो हो गया कि आप पत्थर तोड़ने लगे। फिर पत्थर तोड़ना थोड़े ही है, पढ़ाई करना एक रिदम होता है। तो इस चीज़ को समझना होगा। रिकॉल आप खुद कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से हम समझाने की कोशिश किए हैं। और अच्छा लगे आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और खुश रहिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। 1-2 घंटा वीडियो पे टाइम दीजिए, बाकी अपना खुद के लिए अपने से पढ़िए, अपने को इनहेंस करिए। अपने को जब तक इनहेंस नहीं कर पाइएगा तब तक थोड़ा सा, मतलब वीडियो पे फुल डिपेंडेंसी बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है। ये पुरजोर तरीके से आपको पिकअप देने का या आपको मजबूत करने की हमारी कोशिश है। इसमें आप थोड़ा सा सीरियसनेस बनाए रखिए, क्योंकि सीरियसनेस बना रहता है तो चीज़ें ज़्यादा खुलकर समझ में आती है। पूरा जिल्द खोल के पढ़ाया जाएगा और कंप्लीट किया जाएगा, कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि प्रचार करने वाली कोई बात है नहीं। तो आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप एक बार जम के पढ़ाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को ज़रूर। ये हम चाहते हैं कि इतना मेहनत के बाद शेयर और सब्सक्राइब जरूर हो हमारा वीडियो। चलिए, थैंक यू।